नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम हर बार आपको अलग अलग विषयों से संबंधित कानूनी जानकारियां प्रदान करते हैं और आज भी हम एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज लीगल लिटरेसी में हम बात करने जा रहे हैं सिंधु जल विवाद पर। आखिर ये पूरा विवाद क्या है और कैसे ये हमारे देश और पड़ोसी देश के संबंधों को प्रभावित कर सकता है, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाई कोर्ट एडवोकेट सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये सिंधु जल विवाद, जिनकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आखिर ये पूरा विवाद क्या है? देखिए, 1947 में विभाजित हुआ हमारा भारत और दो देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो जब ये विभाजन हुआ, बंटवारे के बाद में ये जो 6 नदियां थी, जो सिंधु प्रणाली की 6 नदियां थीं, इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया था। तो जब सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे की बात आई तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि ये बंटवारा कैसे किया जाए। तो विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि का निर्माण, सिंधु जल संधि को स्थापित किया गया 1960 में, जिसमें सिंधु प्रणाली की जो 3 पूर्वी नदियां हैं, रवि, व्यास और सतलुज, इसका पूर्ण रूपेण उपयोग भारत करेगा, और 3 पश्चिमी जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। इसमें से 80% पानी का जो है वो उपयोग पाकिस्तान करेगा, और बाकी जो ये पूर्वी पश्चिमी जो नदियां हैं उस पर अगर रिजर्वायर बनाना है, अगर किसी तरीके का हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट करना है, उसकी लिबर्टी हिंदुस्तान को दी गई। तो इस तरीके से मध्यस्थता से इन 6 नदियों का बंटवारा किया गया, जिसमें कृषि, पेयजल और ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो दोनों देश अपनी इससे पूर्व कर सकती है। इस तरीके से एक संधि को, एक म्यूचुअल कंसेंट से एक एग्रीमेंट स्थापित किया गया। जी अमित जी मैम, तो क्या ये माना जाए कि ये जो विवाद है 1947 से ही चला आ रहा है? देखिए, जब बंटवारे की बात आती है तो किसी न किसी पक्ष को किसी न किसी तरीके की आपत्ति होती ही होती है। तो जब हम 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय को देखते हैं, उस समय से लेकर के अभी तक में जो भारत पूर्वी हिस्सों की नदियों का इस्तेमाल कर रहा है और पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है कि आप हमारी नदियों के ऊपर बांध नहीं बना सकते, आप हमारी नदियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके का डिस्प्यूट पाकिस्तान के द्वारा कई बार देखा गया है। तो समय समय पर ये चीज़ देखी गई है कि ये ऑब्जेक्शन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से आता था। अभी पिछले कुछ समय से, क्योंकि आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद से देखा जा रहा है कि भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई है कि इस संधि को स्थगित किया जाए और किसी भी तरीके से पानी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स को क्रॉस ना करे। तो इस चीज़ से भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जता रहा है और एक डिस्प्यूट का माहौल क्रिएट हो रहा है। लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के पास अन्य कोई साधन नहीं है, क्योंकि 25 से 30% जो इनकम है वो पाकिस्तान को इन नदियों के वहां पहुंचने से ही होता है, भले वो कृषक उपज हो या किसी भी तरीके का उपज हो। लेकिन आम जनता को परेशानी होगी, ये भी भारत समझता है। लेकिन वो पानी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अगर इलीगल एक्टिविटीज़ को और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पनाह देता है और कुछ इस तरीके की हरकतें करता है, तो जिसके लिए भारत को आपत्ति है, अदर किसी चीज़ से भारत को कोई आपत्ति नहीं है। जी मैम। बिल्कुल मैम, तो आपत्ति तो बिल्कुल भारत को इसी बात से है कि वो आतंकवाद का पालन पोषण इस जल विवाद के माध्यम से ना करे। लेकिन इसका समाधान की यदि हम बात करें तो इसका समाधान कैसे हुआ है अभी तक? देखिए, इसकी अगर हम चर्चा करें तो पहले में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा साइन किया गया था, जिसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी, जिसमें ये विभाजन हुआ था जो हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था अमित, कि किस प्रकार से विभाजन किया जाएगा, 3 पूर्वी नदियाँ और 3 पश्चिमी नदियाँ। और इसके बाद अभी अगर हम पहलगाम हमले के बाद की स्थिति का बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वाटर ट्रीटी के माध्यम से पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जाए कि अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ
अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं और आतंकी हमला करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके जवाब में हम आपके इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सीज़ फायर और जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस तरीके की हम भी अपनी तरफ से चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर ये चीज़ को एग्री करते हैं, मेरा ये ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन ये है अमित, कि अगर पाकिस्तान अग्री करता है कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देगा, उनको ट्रेनिंग नहीं देगा, उनको संरक्षण नहीं देगा, और वो वहाँ की सरकार अगर खुद इसके खिलाफ हो जाती है, तो भारत को सिंधु रिवर जो ट्रीटी है उसका पालन करने में कोई भी आपत्ति नहीं। जी अमित, अगर ये माना जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ तो था, लेकिन हमारे देश के लिए यदि हम देखें तो क्या भारत के लिए मैम ये समझौता फायदेमंद था? देखा जाए तो हम अपने जल संसाधनों का बहुत उम्दा तरीके से उपयोग करते हैं। हमने कृषि का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया है। साथ ही साथ हमारी जनता को जो पेयजल है, वो पेयजल का काफ़ी ज़्यादा सोर्स वहाँ से आता है, हिमालयन जो नदियाँ हैं उनसे। साथ ही साथ अगर देखा जाए, हमने हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स कई सारे ऐसे हैं जो हमने बनाया है, पूर्वी नदियाँ हो या पश्चिमी नदियाँ हो, उसमें भी आगे चल के हम जो पहले डिस्प्यूट्स हुए उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें भी मैं ये आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने संधि को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया है। जी अमित, बिल्कुल संधि है मैम, तो इसके बावजूद ये विवाद होना चाहिए, ये एक बड़ा बहस का विवाद विषय हो जाता है, क्योंकि संधि अगर है तो इसके बाद भी विवाद लगातार क्यों होते रहे दोनों देशों के बीच में? सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की गलती हो जाती है अमित। अगर संधि बनी है, अगर ट्रीटी बनी है, तो उसमें ये चीज़ जब साफ तौर से उल्लेखित है कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, कितना रिसोर्सेज उनको मिलेगा, उसके बावजूद भी अगर हमारे यूसेज पे अगर पाकिस्तान को आपत्ति होती है, तभी जाकर के विवाद उत्पन्न होता है। जी। तो यहाँ पे रन ऑफ रिवर जैसा एक प्रोजेक्ट है जो बना था उस टाइम पे, जिसमें बगलीहार और किशनगंगा में पाकिस्तान में हमारे द्वारा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति हो गई थी, जिसमें मध्यस्थता फिर से बैठाई गई थी, और जिसमें ये चीज़ जो विशेषज्ञ है उन्होंने ये चीज़ पाया था कि हमारे द्वारा ट्रीटी का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। तो ये इसीलिए विवाद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस अगर भारत करना चाहता है, भारत अगर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना चाहता है और नदियों के पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट इलीगल। वो ट्रीटी का कहीं से कहीं तक ब्रीच नहीं है। इस चीज़ के इंटरप्रिटेशन में, इस चीज़ को समझने में पाकिस्तान द्वारा गलती की जाती है। जी अमित। मैम, जो बगलीहार और किशनगंगा का विवाद था, इसमें क्या फैसला आया है? जी, बगलीहार का जो मामला था उसमें ये जो तटस्थ विशेषज्ञ उन्होंने ये चीज़ बोला था जब स्टडी की कि ये जो हम बांध बना रहे हैं वो तकनीकी तौर से वैध है या नहीं, तो उन्होंने ये पाया था कि हम ट्रीटी के कंप्लायंस में ही उस बांध को बना रहे हैं। साथ ही साथ जो किशनगंगा में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा, वो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में भारत का जो प्रयोजन था, उस अंतर्राष्ट्रीय पंचायत ने भी इस प्रयोजन को अनुमति दी थी, क्योंकि वो भी प्रोग्रेस के लिए था, उससे किसी का लॉस नहीं हो रहा था, बशर्ते जो न्यूनतम जल प्रवाह है वो पाकिस्तान को सुनिश्चित किया जाए। जो 80% ट्रीटी के हिसाब से है, वो 80% पानी अगर पाकिस्तान को जाता है तो हम पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा किशनगंगा प्रोजेक्ट में माना गया था इंटरनेशनल पंचायत के द्वारा। जी जी। यदि वर्तमान समय की हम बात करें मैम, तो क्या ये संधि आज के समय में भी प्रासंगिक है? अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई है, जिसमें भारत को पूर्ण रूपेण ये सुनिश्चित था कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया, पाकिस्तान के द्वारा जो वहाँ के जो टेररिस्ट क्लैंस है उन्होंने ये चीज़ एडमिट भी की थी कि उनके द्वारा ये आतंकी गतिविधियां कराई जाती है। तो इसलिए पहलगाम हमला जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी जो चुनौतियां हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि हम उस ट्रीटी का कंप्लायंस नहीं करेंगे। जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम वो पानी को इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए उससे इनकम जो जनरेट हो रही है उस चीज़ को यूज़ नहीं करने देना चाहते। इसीलिए भारत के द्वारा इस तरीके का कठोर स्टेप उठाया जा रहा है। जी अमित। जी, लेकिन भारत के पास क्या विकल्प है? क्या भारत इसे चेंज कर सकता है, बदल सकता है?
सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटी होती है वो बायलैटरल होती है, दोनों तरफ से आते हैं तब जाके एक ट्रीटी बनती है। अगर ये ट्रीटी का उल्लंघन भारत करता है तो वो एक इंटरनेशनल मैसेज जाता है कि हमारा जो इमेज है वो चीज़ थोड़ी इफेक्ट होती है। लेकिन भारत अगर अपना मोटिव डिक्लेयर कर रहा है कि हमारा मोटिव लोगों का लॉस करना नहीं है, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट है, तो ये कहीं से कहीं तक इलीगल नहीं है। और ट्रीटी जो है अगर उस चीज़ से अगर भारत को कहीं आपत्ति है, वो बैठ करके मध्यस्थम भी कर सकती है, लेकिन मध्यस्थम कई बार पहले भी हो चुके हैं जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस वजह से हमारी सरकार ने हार्श स्टेप्स को उठाया है और इस ट्रीटी को हम ना कंप्लायंस करें। फिर आज तक तो कंप्लायंस हो रहा है, लेकिन उसको ना कंप्लायंस करें ऐसी डिक्लेरेशन दी है। जी बिल्कुल। आम आदमी की यदि हम बात करें मैम, तो क्या इस विवाद का उस पर भी कोई असर है, उससे भी कोई संबंध है? जैसे प्राइमरीली देखा जाए आम जनता को ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल आम जनता करती है। एक किसान अपनी खेतों की सिंचाई पानी से करता है, उसको जो खेत से उत्पन्न हुए सब्जी को सब्जी मंडी में जाकर के बेचता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, वही पैसे वो टैक्स भी भरता है और उसी से अपने आजीविका को चलाता है। तो आम जनता जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और जब आम जनता जागरूक होगी तो आम जनता आवाज़ उठाएगी तो सरकार को सुनना पड़ेगा, और सरकार अगर सुनेगी तो ये चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यही एक माध्यम है, यही एक मोटिव है जिस कारण से इस चीज को भारत के द्वारा किया जा रहा है। जी अमित। बिल्कुल, दो देशों के बीच ये संधि है, भारत और पाकिस्तान। लेकिन जहां तक निगरानी की बात है, तो दोनों देशों के अलावा कोई ऐसा संगठन है मैम क्या कि इसकी कोई निगरानी करता है? क्या किसी विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है इसके लिए? देखिए, इसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन बैठती है। जब हम दोनों देशों की संधि की बात करते हैं, इस चीज को लिखित तौर पे किया गया था कि एक परमानेंट इंडस कमीशन होगी जो इस तरीके के विवादों को प्राइमरीली डील करेगी, जल प्रवाह के परियोजनाओं को, और जो विवादों का निपटारा है उसका जो डेटा है वो सरकार को साझा करेगी। तो ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है वही इस चीज की, इस संधि की निगरानी प्राइमरीली करती है। जी अमित। अगर भारत की तरफ से संधि को तोड़ दिया जाता है तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? देखिए, इसका जो कन्वेंशन हुआ था, वीना कन्वेंशन, उसका अनुच्छेद 60 ये बोलता है कि इस तरीके की इंटरनेशनल जो संधियां होती है इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर भारत इस चीज़ को ब्रीच करता है तो एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा। अगर ये मैसेज पॉजिटिवली जाता है कि हमने इसको किस लिए किया है, तो इससे भारत का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि हम इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अब सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये चीज़ को कर रहे हैं। और अगर सरकार ये एग्री कर देती, वो स्वयं, पाकिस्तान की सरकार ये एग्री कर देती है कि वो स्वयं इलीगल एक्टिविटीज़ को, ये टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग नहीं करेगी, ना ही उनको संरक्षण देगी, ना ही उनको सपोर्ट देगी, तो ऐसी स्थिति में भारत को किसी भी तरीके से इस ट्रीटी का उल्लंघन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। भारत इस ट्रीटी का आज तक जिस तरीके से पालन करता है विभाजन के बाद में, आगे भी पालन करता रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन कौन नहीं जीना चाहता है। निश्चित तौर पर। मैम, क्या इस संधि में कोई सफलता की भी कहानी है? जी, जब हम देखते हैं 2010 और 2017 का समय, जब तकनीकी और राजनीतिक मतभेद उभरे थे, तो सिंधु आयोग ने दो देशों के बीच में एक संवाद कायम रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करना, जल के बंटवारे से जुड़े जो विवाद है उसको सब शांतिपूर्ण तरीके से, सफलतापूर्ण तरीके से उस चीज़ का निपटारा करना। तो इस तरीके से जब हम जल प्रवाह के आंकड़े देखते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी भी हमको दिखती है, क्योंकि कई बीच में 2 वॉर्स भी हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बट फिर भी इस संधि का हम देखते हैं कि पालन दोनों देशों ने किया है। तो जब ये देशों ने किया है तो आज तक तो ये संधि सक्सेसफुल ही रही है। तो क्योंकि ये सक्सेसफुल रही है तो भारत को कहीं ना कहीं ये लगता है, मेरे ओपिनियन में ये चीज़ लगता है कि क्योंकि हम लीनियंटली चीज़ों को करते हैं, जिस वजह से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारे तरफ से अगर कोई स्टेप नहीं होता है तो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके हमारे देश के बॉर्डर्स में घुस के हमारे लोगों को, इनोसेंट जनता को अगर मारा जाता है तो खून के साथ साथ पानी नहीं बह सकता। ये स्टेटमेंट्स हमारे कई पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं, तो इसीलिए देते हैं कि आप हमको लीनियंटली ना ले, हम इन चीज़ों को आगे से कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मैम, क्या कानूनी प्रणाली विवादों को सुलझाने में अब तक सफल रही है?
कानून सिर्फ और सिर्फ आपको एक ढांचा प्रोवाइड कर सकता है और उसका अनुपालन तो राजनीतिक कूटरचना जो है वही कर सकती है। राजनीतिक नेतृत्व में ही कानून का पालन किया जा सकता है। तो जो एक मोरालिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है, वो राजनीतिक गुट के द्वारा पालन करे। ये चीज़ कानून हमेशा अपेक्षित करता है कि अगर कोई कानून बना है उसके पीछे का कोई ना कोई औचित्य ज़रूर है। तो अगर इलीगल चीज़ों को सामने वाला भी इलीगल एक्टिविटीज़ को सामने वाला प्रमोट कर रहा है, तो भारत लीगल तरीके से अगर सारी चीज़ों को करता रहेगा तो वो टॉलरेट कब तक कर पाएगा। तो इसीलिए कानून प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन कभी कभार अपने जस्टिस के लिए कानून को भी उल्लंघन किया जाता आया है, ऐसा देखा जाता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई सुझाव है जिससे भविष्य में इस संधि के विषय में कोई विवाद ना हो, कोई विवाद ना उठे? देखिए, ये संधि बहुत ही पीसफुल तरीके से चल सकती है आगे अगर दोनों देश अपनी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखे। जैसे हमें सिर्फ आपत्ति इन चीज़ों से है जो हमने पहले डिस्कस किया है। हमें सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से आपत्ति है। हमें हमारे देश की सेफ्टी की चिंता है, हमारी इंटरनल जो पॉपुलेशन है वो सेफ़ रहे, हमारे सैन्य बल है वो सेफ़ रहे। हमें सिर्फ इन सारी चीज़ों की चिंता है। तो अगर ये चीज़ों को म्यूचुअली दोबारा से बैठ करके अगर बोला जाए इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 अगर लाया जाए और दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वो ये चीज़ों को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल ओवरलैपिंग ना हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस ट्रीटी को फॉलो करने का। दोनों देशों की जनताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, किसी तरीके कोई मतभेद ना हो। अगर पारदर्शिता रखी जाए, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल लॉस का पालन किया जाए, साथ ही साथ जो पब्लिक है, पब्लिक भी कंट्रीब्यूशन अपना दे कि एक पीसफुल ट्रीटी बनाने में पब्लिक रोल निभाए और राजनीतिक गुट जो है वो रोल निभाए। तो यही एक सुझाव है मेरी तरफ से कि अगर ये चीज़ म्यूचुअली और एमिकेबली सेटल की जा सकती है तो किया जाना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल मैम, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच कोई साझा समाधान संभव है इस दिशा में? देखिए, कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस का एक काफ़ी ज़्यादा नीड है कि सहयोगात्मक जल प्रबंध करना ज़रूरी है। नदियों का एक्सेस अगर हमारे पास है तो एक कोऑपरेटिव गवर्नेंस बने कि किन कंडीशंस में जो है वो नदियाँ वहाँ पे, नदियों का जो पानी है वहाँ पे जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके। अगर हम प्रोग्रेस की तरफ उस चीज़ को अगर डाइवर्ट कर देते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, बाढ़ का नियंत्रण कैसे करें, कृषि जो कृषि है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और साथ ही साथ हाइड्रो डिप्लोमेसी को अपनाया जाए, तो इस तरीके से इसको प्रबंध किया जा सकता है दोनों देशों के द्वारा। जी अमित। बिल्कुल मैम, आखिर में आपकी राय जानना चाहेंगे कि सिंधु जल विवाद का भविष्य क्या हो सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? देखिए, दोनों देशों को ये कहीं ना कहीं एहसास है कि ये संधि अगर टूटेगी तो आम जनता को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जब अगर आतंकवादी गतिविधियों को अगर प्रमोट ना करे, अगर उस पर लगाम लगाया जाए और उसको सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण इरेडिकेट किया जाए, तो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि सामने से हमने कुछ नहीं किया है, सामने से वहाँ से अटैक्स हुए हैं। तो इस चीज़ से मेरा यही है कि इस पर यही संभावित है कि दोनों कंट्रीज जो है एक साथ बैठ करके एमिकेबली इसको सेटल डाउन करें। और इसमें क्योंकि अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही है, अदर कंट्रीज भी मीडिएट कर रही है, इसीलिए सीज फायर का जो स्टेप है वो उठाया गया है कि अगर इसका रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड हित में नहीं है, किसी के ह्यूमैनिटेरियन हित में नहीं है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो किसी भी तरीके से हमारे पूरे विश्व में बढ़े। जी अमित। बिल्कुल। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की सिंधु जल समझौते पर। हमने इसके इतिहास से लेकर इसके वर्तमान परिवेश और इसकी उपयोगिता पर चर्चा करते हुए इसकी महती भूमिका पर बल दिया। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा मैम मौजूद रही। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।